कर सकते हैं। कल एक बच्ची का सवाल था कि सोलवेंट के इफेक्ट के हवाले से जो है वो बता दें। तो मैंने कहा था मैं बताऊंगा आपको सोलवेंट के इफेक्ट के हवाले से कि सोलवेंट का क्या इफेक्ट होता है। तो SN1 के अंदर कल हमने एक चीज पढ़ी। SN1 के अंदर जो है कौन सा, हाँ आपका सवाल था SN1 रिएक्शन के अंदर जो है एक चीज हमने पढ़ी थी कि SN1 के रिएक्शन के अंदर लिविंग ग्रुप लीव करता है, आपके पास कार्बोकेटाइन बनता है और आपके पास लिविंग ग्रुप बन जाता है। तो कौन सा सोलवेंट जो है इन दोनों चीजों को स्टेबलाइज करेगा? पोलर प्रोटिक सोलवेंट। देखो ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। ये हो सकता है कि ये जो कार्बोकेटाइन लिविंग ग्रुप पड़े हैं ये दोबारा रिएक्ट करके आपके स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर जो कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है उसके अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपके पास आगे तो प्रोडक्ट जो है ना होने के बराबर बनेगा, बहुत कम अमाउंट में बनेगा। आपने इन दोनों को यहीं पे रोक के रखना है, पकड़ के रखना है। उसके लिए आप क्या यूज कर रहे हैं? पोलर प्रोटिक सोलवेंट यूज कर रहे हैं। जैसे कल की डायग्राम में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, यहाँ पे डायग्राम बना के, यहाँ पे ये पोलर प्रोटिक सोलवेंट जो है आपने यूज किया था। यहाँ पे पोलर प्रोटिक सोलवेंट क्या कर रहा है? इस वाले कार्बोकेटाइन को भी स्टेबलाइज कर रहा है। ये एक प्रोटिक सोलवेंट, दो तीन चार ये प्रोटिक सोलवेंट है आपके पास। ये भी आपके पास लाइक मेथनॉल हो सकता है, ये वाटर हो सकता है, एथेनॉल हो सकता है। आर की जगह ऐसे लगाऊं तो वाटर बन जाएगा, आर की जगह CH3 लगाऊं तो मेथनॉल, आर की तरह CH2CH3 लगाऊं एथेनॉल बन जाएगा। तो ये आपके पास पोलर प्रोटिक सोलवेंट है। पोलर प्रोटिक सोलवेंट क्या कर रहे हैं? इन दोनों, इस कार्बोकेटाइन को और इस लिविंग ग्रुप को स्टेबलाइज कर रहे हैं। स्टेबलाइज करके इन दोनों को आपस में रिएक्ट नहीं होने दे रहे, रिएक्शन को आगे जो है प्रोसीड कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अगर ये दोबारा रिएक्ट कर जाएंगे, ये R पॉजिटिव X नेगेटिव, तो आपके पास दोबारा जो आपका अल्काइल हैलाइड है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो सोलवेंट का जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोलवेंट का। जैसे डायग्राम में यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की, अगर आप SN1 के अंदर प्रोटिक सोलवेंट लाइक वाटर अगर आप यूज करेंगे तो आपके पास रेट जो है अराउंड अबाउट 40 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। देखो ऐसा कोई अभी तक रूल नहीं है कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास पोलर प्रोटिक सोलवेंट के। अभी तक ऐसी कोई इक्वेशन जो है मैंने किसी किताब के अंदर नहीं देखी। रेट जो है SN1 का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के। ये बाकी फैक्टर्स हैं आपके पास। अगर आप जो है वाटर जो है आपके पास पोलर प्रोटिक सोलवेंट जो अगर आप यूज करोगे वाटर के केस में, वाटर सोलवेंट के तौर पे यूज कर रहे हो, तो रेट जो है वो 40 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। मेथनॉल यूज करोगे थोड़ा कम प्रोटिक है, कम पोलर सोलवेंट है, तो रेट जो है 5 टाइम इंक्रीज कर रहा है। एथेनॉल यूज कर रहे हो, रेट 1 टाइम इंक्रीज कर रहा है। एसीटोन पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट आपने यूज किया, रेट और कम हो गया है। आपने मजीद नॉन पोलर सोलवेंट राउंड अबाउट ए प्रोटिक सोलवेंट आपने यूज किया जो कि आपके पास डाई थाइल ईथर है, रेट मजीद कम हो गया। तो SN1 रिएक्शन के अंदर प्रोटिक सोलवेंट जो है इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके पास। तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट आप यूज करेंगे तो रिलेटिव रेट जो है रिएक्शन का वो आपके पास इंक्रीज कर जाएगा। मोस्ट कॉमन सोलवेंट जो है वो आपके पास वाटर है, वाटर को आप यूज कर सकते हैं। तो ये कल की जो है बात थी। आज जो हमारी डिस्कशन है वो SN2 के ऊपर है। एस का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, एन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, टू का मतलब है बाई मालिक्यूलर। तो बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इसको SN2 रिएक्शन कहा जाता है। थोड़ा सा फर्क है इस रिएक्शन में और उस रिएक्शन में। इसमें क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकेज, कार्बन और हेलोजन, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड ब्रेकेज और कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड का बनना सिंगल स्टेप के अंदर होगा। मीन ये रिएक्शन जो है आपके पास क्या होगा? कंसर्टेड रिएक्शन होगा, कंसर्टेड रिएक्शन होगा। एक ही स्टेप के अंदर आपका न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और आपका लिविंग ग्रुप जो है वो क्या कर जाएगा? लीव कर जाएगा। तो लिविंग ग्रुप लीव कर गया, आपके पास क्या हो जाएगी? आपके पास सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो देखो एक ही स्टेप है, इस स्टेप के अंदर दो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, आपका अल्काइल हेलाइड भी इन्वॉल्व हो रहा है, आपका न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो रेट जो है वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करेगा और रेट अल्काइल हेलाइड के ऊपर भी डिपेंड करेगा। मीन्स दोनों की कंसंट्रेशन को आप बढ़ाओगे तो रेट जो है आपके पास क्या हो जाएगा? रेट इंक्रीज कर जाएगा, 2 टाइम्स इंक्रीज। अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज करूं, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को भी 2 टाइम इंक्रीज करूं, तो रेट जो है आपके पास 4 टाइम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, 4 टाइम। तो रेट जो है आपके पास, बल्कि आगे इक्वेशन जो है वो आपके पास मौजूद होगी। ये आपके पास जो है जनरल मैकेनिज्म है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज, ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड नॉर्मली जो है वो फैसिलिटेट करता है SN1 रिएक्शन को। क्यों करता है अभी देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो है हमेशा हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा लिविंग ग्रुप की।
ये आपके पास लिविंग ग्रुप है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप जो है यहां से लीव कर जाएगा। इसीलिए आप पढ़ते हो कि SN2 रिएक्शन के अंदर इनवरियन ऑफ कन्फिगरेशन जो है वो आपके पास होती है। लेट्स सपोज ये जो कार्बन है, लेट्स सपोज ये कार्बन कायरल नहीं है, लेट्स सपोज इसकी कन्फिगरेशन R है, तो प्रोडक्ट की कन्फिगरेशन हमेशा S हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी, आपके पास उलट जाएगी। चलो मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ R और इस कन्फिगरेशन के हवाले से, क्विकली बताऊंगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर मजीद डिटेल से हम देखेंगे R और S कन्फिगरेशन को। आर और एस कन्फिग्रेशन जो है उन कंपाउंड की होती है जिसमें कायरल सेंटर जो है आपके पास मौजूद होता है। कायरल सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर। कायरल सेंटर उस सेंटर को कहते हैं जिसमें कार्बन जो है आपके पास एक से ज्यादा, मींस चार मुख्तलिफ ग्रुप के साथ अगर कार्बन कनेक्ट है आपके पास, तो उस सेंटर को बच्चा आप कहते हैं कायरल सेंटर। मींस ये कार्बन जो है यहाँ एक ग्रुप के साथ, यहाँ बी, यहाँ डी, ये ई, चार मुख्तलिफ ग्रुप के साथ कनेक्ट हो तो उस कार्बन को कायरल कहते हैं। दिए हुए कंपाउंड में, इस कंपाउंड में ये वाली कार्बन जो है आपके पास क्या है, कायरल है। क्यों कायरल है? एक तरफ ब्रोमीन के साथ कनेक्ट है, एक तरफ हाइड्रोजन के साथ, एक तरफ मिथाइल के साथ, एक तरफ इथाइल के साथ। तो ये वाली कार्बन जो है इस पूरे मॉलिक्यूल में कायरल है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में मजीद देखेंगे कायरल और ए कायरल, सारी चीजों को देखेंगे डिटेल से, किस तरह आप कायरल सेंटर निकालेंगे, किस तरह स्टीरियो आइसोमर। तो अगर इस कार्बन को आप देखें, इस कार्बन को आप देखें, ये आपके पास कायरल कार्बन है। आपने क्या करना है, आर और एस कन्फिग्रेशन के अंदर आपने प्रायोरिटी जो है वो असाइन करनी है। प्रायोरिटी असाइन करनी है। प्रायोरिटी किस बेस पे आप असाइन करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। देखो, ये ग्रुप ब्रोमीन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ मिथाइल। मींस अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ इस सेंटर को, ये कार्बन है आपके पास, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन लगाया हुआ है, यहाँ पे आपने ब्रोमीन लगाया हुआ है, यहाँ पे आपने जो है क्या लगाया हुआ है, CH3 मिथाइल लगाया हुआ है आपने, और यहाँ पे जो है आपने क्या लगाया हुआ है, CH2 CH3 आपने लगाया हुआ है। आपने क्या करनी है, आपने प्रायोरिटी असाइन करनी है। प्रायोरिटी हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर आप असाइन करते हैं। तो अगर आप देखें इस कार्बन के लिहाज से देखें, एक ग्रुप ब्रोमीन है, एक ग्रुप ब्रोमीन है, एक ग्रुप हाइड्रोजन है, एक ग्रुप मिथाइल है, एक ग्रुप इथाइल है। आपके पास चार मुख्तलिफ ग्रुप है, कार्बन कायरल है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर आपने साइन करनी है। ब्रोमीन का देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, इसको तो प्रायोरिटी 4 देना चुप करके। प्रायोरिटी 1 किसको देंगे? कार्बन को देंगे। यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे ब्रोमीन, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो ब्रोमीन को प्रायोरिटी 1 दे दी। अब प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3 किसको देंगे? यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। यहाँ पे कार्बन जो है, ये नीचे वाली अगर देखें आप, ये वाली जो कार्बन है, ये एक कार्बन और दो हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है, ये वाली कार्बन। लेकिन आप इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन तीन हाइड्रोजन के साथ जो है वो कनेक्ट है। तो यहाँ पे देख लें कौन विन किया, कार्बन विन किया, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। इसका मतलब है प्रायोरिटी 2 इसको मिलेगी आपके पास, प्रायोरिटी 3 इसको मिलेगी। तो प्रायोरिटी जो है आपने असाइन कर दी 1 2 3। मीन्स अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, प्रायोरिटी 1 आपने इसको असाइन की, प्रायोरिटी 2 इसको, प्रायोरिटी 3 मिथाइल को, प्रायोरिटी 4 हाइड्रोजन को। प्रायोरिटी हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर असाइन करते हैं। 1 को 2 से मिलाओ, 2 को 3 से मिलाओ, 3 को 4 से मिलाओ, क्या होगी डायरेक्शन ऑफ एरो? देखो एरो जो है आपके पास क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। डायरेक्शन ऑफ एरो अगर देखो, ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है आपके पास घड़ी की तरह है, क्लॉकवाइज का मतलब होता है आपके पास आर। एक चीज जो हमेशा आपने नोटिस रखनी है, वो ध्यान में रखनी है, वो क्या रखनी है कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है, जो कि आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हमेशा बिलो साइड पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? हमेशा बिलो साइड पे होना चाहिए। यहाँ पे देखो, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबव साइड पे है, वेज का मतलब है अबव साइड पे है। तो आपकी जो भी कन्फिग्रेशन आ रही है, आप क्या करते हैं, उसको इन्वर्ट करते हैं। आर आ रही है तो क्या हो जाएगी आपके पास? एस हो जाएगी। मीन्स ये जो कायरल सेंटर है आपके पास, इसकी कन्फिग्रेशन क्या है? एस है। मीन्स आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी कन्फिग्रेशन 100% आर होगी। इसीलिए आप कहते हो कि SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होती है आपके पास? हमेशा इनवरियन ऑफ कन्फिग्रेशन जो है वो होती है। मीन्स ये जो ये न्यूक्लियोफाइल जो है, ये हमेशा क्या करेगा? ऑपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप जो है आके अटैक करेगा हमेशा। हमेशा ये अपोजिट साइड पे आएगा, तो आपके पास ये कंपाउंड बनेगा। इसमें देखो RS अप्लाई करते हैं, सल्फर का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, 16 है। यहाँ कार्बन है,
यहाँ पे भी कार्बन है, कार्बन का 6, कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 1 है, एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा है उसको प्रायोरिटी 1, सल्फर का ज्यादा प्रायोरिटी 1, फिर यहाँ पे प्रायोरिटी 2, यहाँ पे प्रायोरिटी 3, यहाँ पे प्रायोरिटी 4। रोटेट करो 1 को 2, 2 से 3, 3 को 4 से। डायरेक्शन ऑफ एरो देखो क्लॉक वाइज है, डायरेक्शन ऑफ एरो आपके पास क्या है, सॉरी एंटी क्लॉक वाइज है। एंटी क्लॉक वाइज का मतलब क्या होता है, एस। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे भी क्या है आपके पास, अबव साइड पे है। हाइड्रोजन अबव साइड पे है तो आपने इसको भी इन्वर्ट कर देना है। एस क्या हो जाएगा आपके पास, आर किया। तो हमेशा इस चीज का आपने ख्याल करना है, जब भी आप SN2 रिएक्शन कर रहे हैं तो आपने हमेशा स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो इन्वर्ट करनी है। मींस इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन जो है वो हमेशा किसके अंदर होगी, SN2 रिएक्शन के अंदर होगी। चलो जल्दी से मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ। आपने मुझे इस कंपाउंड की जो है वो बतानी है, कन्फिग्रेशन जो है इस कंपाउंड की क्या होगी। यहाँ पे मैंने कंपाउंड लिखा आपके सामने, यहाँ पे मैंने लगा दिया आपके सामने आयोडीन। इस कंपाउंड का मैं, अच्छा, इस और यहाँ पे जो है आपके पास, अगर आयोडीन ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, बिलो साइड पे होगा। चलो मुझे इस कायरल सेंटर की जो है कन्फिग्रेशन बता दें जल्दी से। ये जो कायरल सेंटर है आपके पास, इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, आर होगी कि एस होगी, जल्दी से ट्राई करें। कन्फिग्रेशन सबसे पहले प्रायोरिटी असाइन करें। प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर होती है। एटॉमिक नंबर देखें 1 2 3 4 करें। 1 को 2 से, 2 को 3 से मिलाएं। डायरेक्शन ऑफ एरो अगर क्लॉक वाइज आए, क्लॉक वाइज का मतलब होगा घड़ी की तरह, अगर आए तो उसका मतलब होगा आर। अगर एंटी क्लॉक वाइज आए उसका मतलब होगा आपके पास हमेशा एस। जी बच्चा, क्या आ रही है कन्फिग्रेशन, जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताओ। ये जो कार्बन सेंटर है आपके पास, इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है, तो टाइम लगा रहे हो, अम्मो जल्दी बताओ। किसी को समझ नहीं आ रही। किसको किस से मिलाना है, मिलाना उलाना कोई नहीं है, पूछ ये रहा हूं कि ये जो कायल सेंटर है आपके पास, इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, आर होगी या एस होगी, ये जो कायल सेंटर है आपके पास। अलीना ने कुछ बताया, आरफा ने कुछ बताया, दोनों का ठीक है। बाकी मुझे तो लगता है क्लास में बच्चे ही 2 लोग पढ़ रहे हैं, बाकी तो जो है घूमने फिरने आ रहे हैं क्लास में भी। सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ, सेशन ज्वाइन किया है तो कुछ सीख लो, कुछ भला कर लो, रेगुलर हो जाओ। फरियाल अमजद, अलीना ने ठीक बताया, आरफा ने ठीक बताया, फरियाल ने कुछ बताया, ताहिर ने बिल्कुल ठीक बताया। बाकी बाकी भी बताओ ना, मुश्किल तो नहीं है इसमें, जिन्होंने बताया उन्होंने ठीक बताया। देखो प्रायोरिटी असाइन करो, बाकी भी कोशिश करो। बुशरा राफी ने भी बिल्कुल ठीक बताया। बाकी आर होगी, बिल्कुल बच्चा आर होगी, आ रही है इसकी। देखो प्रायोरिटी असाइन करनी है, प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, प्रायोरिटी 1, इथाइल को प्रायोरिटी 2, मिथाइल को प्रायोरिटी 3, हाइड्रोजन प्रायोरिटी 4। रोटेट करो 1 को 2 से, 2 को 3 से। क्या आ रही है, डायरेक्शन ऑफ एरो क्लॉकवाइज आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है तो क्या होगी, आर होगी। अब हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन बिलो साइड पे है, रूल्स के अंदर लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन हमेशा बिलो साइड पे होना चाहिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी बिलो साइड पे है तो आर आर ही रहेगा आपके पास, आर आपके पास आर ही रहेगा। अच्छा, इस कंपाउंड का जो है, अगर मैं रिएक्शन करूं, इस कंपाउंड का अगर मैं रिएक्शन करूं सोडियम सायानाइड के साथ, सोडियम सायानाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ DMSO, डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन करूं, तो इस कंपाउंड में देखो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज है, मीन ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है हमेशा ऑपोजिट साइड से, और ये लिविंग ग्रुप जो है ये लीव कर जाएगा। आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपके पास ये जो प्रोडक्ट है इसकी फॉर्मेशन हो, साइनाइड आया है बैक साइड से, आया है बैक साइड से आया है। अब बताओ इस कायल सेंटर की कन्फिग्रेशन क्या होगी, आर होगी कि एस होगी, जल्दी से बताओ। ये जो कायल सेंटर है आपके पास, कायल सेंटर देखो, एस हो। अगर साइनाइड बिलो साइड पे है तो अंडरस्टूड है यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा आपके पास वो किस साइड पे होगा, अबव साइड, अंडरस्टूड है। एक ग्रुप बिलो साइड पे, अगला ग्रुप हमेशा अबव साइड पे होगा, एक बिलो एक अबव, एक अबव पे था दूसरा बिलो पे है आपके पास हाइड्रोजन। एस होगी, शाबाश एस होगी।
प्रायोरिटी 1 इसको दो, प्रायोरिटी 2 इसको दो, प्रायोरिटी 3 इसको दो। 1 को 2 से मिलाओ, 2 को 3 से मिलाओ, डायरेक्शन ऑफ एरो क्लॉकवाइज है, आर होनी चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन देखो ऊपर की तरफ है, इसको हमेशा बिलो पे होना चाहिए, तो क्या हो जाएगी, यस हो जाएगी। तो SN2 रिएक्शन के अंदर हमेशा इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन जो है वो होती है, याद रखना है। The nucleophile attack from the back side, electron density repel the attacking nucleophile from the front side। ये देखो, ये आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड आपके पास, ये मिथाइल CH3, ये Br है। न्यूक्लियोफाइल जो है आपका यहाँ से अटैक क्यों नहीं कर सकता इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि ब्रोमीन का साइज देखो कितना बड़ा है। ब्रोमीन के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो जो जिस साइड से लिविंग ग्रुप आपका लिव कर रहा है, उस साइड से कभी भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड ऑफ लिविंग ग्रुप से अटैक करेगा। इसीलिए जो है SN2 रिएक्शन के अंदर आपके पास क्या होती है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन जो है आपके पास होती है। SN1 के अंदर पढ़ाया लास्ट टाइम पे, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन भी होती है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन भी होती है। क्यों होती है, क्योंकि आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आती है, मीन्स जब आप कार्बोकटाइन जो लिविंग ग्रुप लिव कर जाएगा, कार्बोकटाइन बनेगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मॉलिक्यूल प्लेनर है आपके पास। तो अटैक फ्रंट साइड से भी होगा, बैक साइड से भी होगा। तो दोनों केसेस में जो है आपके पास क्या, फ्रंट साइड से अटैक हो तो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, बैक साइड से अटैक हो तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो SN1 रिएक्शन के अंदर 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है। इसीलिए जो है वहां पर रेसिमिक मिक्सचर जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। SN2 रिएक्शन जो है वो फैसिलिटेट होगा अगर आप कौन सा अल्काइल हैलाइड जो है वो यूज करें, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड बेस्ट है SN1 रिएक्शन के लिए। फिर आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव है SN2 रिएक्शन के लिए। कोई वजह बता सकता है एनीवन इन द क्लास, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो बेस्ट क्यों नहीं है SN2 रिएक्शन के लिए, प्राइमरी क्यों बेस्ट है? सर इसमें अटैक का इशू होता है ना, क्योंकि प्राइमरी में हमारे पास जो है ना, वो बल्कि ग्रुप कम हो जाएंगे ना, क्योंकि क्या बैक बस, साइड अटैक जरूरी है अपोजिट टू द न्यूक्लियोफाइल। शाबाश, ये देखो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है आपके पास। न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल का जो अप्रोच है ना इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर जो है वो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रुप है आपके पास, ये क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस जो है कि क्रिएट करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल का जो अप्रोच है इस वाली कार्बन के ऊपर जो है वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेस रिएक्टिव है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या मिथाइल हैलाइड के केस में देखो स्टेरिक हिंड्रेंस तो है ही नहीं। अगर यहाँ पे जो है मैं इस कंपाउंड का मिथाइल हैलाइड का न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराऊं तो इजीली अटैक है, हाइड्रोजन का साइज तो इतना सा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करेगा, फौरन से रिएक्शन जो है आपके पास हो जाएगा। तो प्राइमरी मिथाइल हैलाइड सबसे बेस्ट है, बिल्कुल स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। आर बच्चे बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है बताई गई है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, कोई भी इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं हो रही, सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बनेगी आपके पास। ये आपका न्यूक्लियोफाइल एग्जांपल समझाने की कोशिश की गई है। ये आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है इस कार्बन के ऊपर, इस ग्रुप में लीव कर जाना है, आपके पास ये प्रोडक्ट जो है इसकी फॉर्मेशन होनी है। आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास ये रिएक्टेंट है, ये आपके पास क्या है बच्चा, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है आपके पास। ट्रांजिशन स्टेट के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, और कार्बन का इस ब्रोमीन के साथ ये जो बॉन्ड ब्रेकेज है आपके पास, ये क्या होगी, इस टूटना स्टार्ट होगा। मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है, ये क्या हो जाएगी, ये स्टार्ट हो जाएगी, कंप्लीट नहीं होगी। कंप्लीट जब हो जाएगी तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, आपके पास फाइनल प्रोडक्ट। तो SN2 रिएक्शन के अंदर बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बनती है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, याद रखना। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की मदद से जो है दिखाने की कोशिश की गई है आपको। यहाँ पे बताया गया है आपको कि SN2 रिएक्शन जो है वो बेस्ट काम करता है जब आप मिथाइल हैलाइड यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि SN2 रिएक्शन जब आप मिथाइल हैलाइड यूज करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस ना होने के बराबर होगी, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी जो है यहाँ पे क्या होगी, बहुत कम होगी। ये आपके पास रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये देखो जो ये बैरियर जो है, एनर्जी बैरियर जो है ये ना होने के बराबर है। रिएक्टेंट इजीली जो है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। जब आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज करें, CH3CH2X प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी सी बढ़ी है आपके पास, ये गैप बढ़ा है, रिएक्शन जो है थोड़ा सा टाइम लेगा। ये आपके पास कौन सा अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के केस में देखो ये गैप जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना मुश्किल होता जा रहा है सेकेंडरी। टर्शरी के केस में तो ये गैप जो है आपके पास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा,
तो टर्शियरी अल्काइल हाइड जो है वो SN2 रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं देता। नॉर्मली SN1 रिएक्शन बेस्ट होता है प्राइमरी अल्काइल हाइड के केस में। इन सम केसेस आप सेकेंडरी अल्काइल हाइड भी यूज कर सकते हैं। टर्शियरी अल्काइल हाइड कभी भी आपको SN2 रिएक्शन नहीं देगा। सवाल है, कल मैंने लिखा भी था आपके लिए, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड जो है आपके पास, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, रा स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। फिर सवाल आया कि नियोपेंटाइल ब्रोमाइड प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, या टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड होगा। तो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड CH3 बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कंपाउंड जो है आपके पास, ये नियोपेंटाइल ब्रोमाइड है। ये सवाल है। टर्शरी आरफा ट्रिशियल का हैलाइड नियोपेंटाइल, आंखें खोल के देखो, ये नियोपेंटाइल ब्रोमाइड है। आरफा बच्ची पढ़ने वाली क्लास में, लेकिन आंसर जवाब गलत कर गई है। ये कौन सा अल्काइलाइड है? ये नियोपेंटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर मैंने लिखा है। ये कौन सा अल्काइलाइड है? रिदा फातमा ठीक बताया, प्राइमरी अल्काइलाइड है मेरे बच्चे, प्राइमरी अल्काइलाइड है। ये उसने कहा पहले नियोपेंटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर ड्रा करो, फिर दूसरा सवाल पूछ रहा है ये कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी है? तो प्राइमरी अल्काइलाइड है। थर्ड सवाल है, शुड नियोपेंटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट बाय एन SN2 रिएक्शन क्विकली या स्लोली एंड व्हाई? अगर इस कंपाउंड का मैं रिएक्शन कराऊं न्यूक्लियोफाइल के साथ, ये रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट होगा? अपनी राय जो है वो पेश करें चैट बॉक्स में। स्लो होगा तो क्यों होगा, फास्ट होगा तो क्यों? जल्दी से, जल्दी से बताओ, जल्दी से लो, टाइम भी इतने मिनट में भागता है यहाँ, पता ही नहीं लगता। फरियाद अमजद कह रही है फास्ट होगा, शाबाश। रीजन, फास्ट होने की रीजन भी दो। अलीना भी कह रही है फास्ट होगा, शाबाश। और कोई? फास्ट बिकॉज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, फास्ट होगा। बुशरा राफी, आरफा, अलीना, फरियाद, बाकी? बाकी बाकी और कोई जो अपनी राय पेश करना चाहे, अपनी कीमती राय? अस्तगफिरुल्लाह अलीना, अस्तगफिरुल्लाह। मालिकुल, आंखें खोल के देखो, आंखें खोल के देखो। तुम्हें यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल नजर नहीं आ रही। ये जो जो फास्ट कह रहे हैं ना, सबका गलत है, फास्ट नहीं होगा। पहली चीज, रिएक्शन इंतहाई स्लो होगा, पहली चीज। क्यों स्लो होगा? सबने गलत बताया है, सारे फास्ट फास्ट पे लगे हुए हैं। स्ट्रक्चर देख लो, खुदा के बंदो, स्ट्रक्चर सामने लिख भी दिया है। थोड़े आंखें खोल के मल के देखो इसको। ये न्यूक्लियोफाइल जो है, इसने कहाँ पे अटैक करना है? इस कार्बन के ऊपर अटैक करना है। तभी है ना, प्राइमरी का हैलाइड तो है आपके पास। इसने अटैक इस पे करना है, और कहाँ पे करना है? अपोजिट साइड से आके अटैक करना है। जरा इस ग्रुप को तो देखो, मिथाइल, ये मिथाइल, इतने बल की ग्रुप है। इस न्यूक्लियोफाइल के लिए इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कट करके इस कार्बन पे अटैक करना आसान बन जाएगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा है। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है ये आपने लगाया हुआ है, ये 3 मिथाइल ग्रुप लगाए हुए हैं, ये तो इतनी स्टेरिक क्लाउडिंग कर देंगे इसके ऊपर, इस CH2 के ऊपर, कि न्यूक्लियोफाइल इजीली इस कार्बन के ऊपर अटैक नहीं करेगा, बहुत मुश्किल से अटैक करेगा। इसीलिए ये रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा स्लो होगा, बहुत ज्यादा स्लो होगा, फास्ट नहीं होगा, स्लो। SN1 पॉसिबल नहीं है, SN1 नहीं। अगर इन कंडीशन के अंदर SN1 पॉसिबल है, फिर आप रीअरेंजमेंट कर लो। SN1 अगर करना है तो फिर रीअरेंजमेंट कर लो। देखो, अभी मैं बताऊंगा, एंड पे बताऊंगा कि आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे रिएक्शन SN1 है, SN2 है या SN3 है। एक पैरामीटर नहीं है, काफी सारी चीजें देखते हैं। परेशान नहीं होना, मैं डिटेल से बताऊंगा कि आप किसी रिएक्शन को देख के कैसे बताएंगे। अब रिदा फातमा ने पहले तो गलत बताया, बाद में सही बताया कि स्टेरिक इंटरेंस से स्लो होगा रिएक्शन। तो अक्सर ये पूछते हैं, वाई वे में पूछते हैं। ऑर्गेनिक के बच्चे हो, कोई टेक्निकल बंदा आ गया है, कोई ऑर्गेनिक वाला अगर आ गया है सही वाला, तो वो जलील करेगा यहाँ पे। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड अक्सर पूछा जाता है ये सवाल। यूनिवर्सिटी में वाइवा देने जाओगे तो यहाँ से वो खड़काएंगे आपको। और तीसरा, यूनिवर्सिटी में जो है ना, जब भी आप इंटरव्यू देने जाए ना किसी भी जॉब के लिए, विजिटिंग की आ रही होती है पोस्ट। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जो है, इसके कैंपसेस में जो है सीटें आई हुई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, जहाँ जहाँ पे भी आपके कैंपसेस हैं इसके, मुल्तान में भी कैंपस है, बाकी जगह फैसलाबाद में भी कैंपस है। बाकी आप देख लें आपके इर्द गिर्द अगर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का कैंपस है, तो वहाँ पे जो है उन्होंने विजिटिंग फैकल्टी के लिए केमिस्ट्री की जो है वो सीटें दी हुई हैं।
आप अप्लाई करें, 500 का चालान भरें, ऑनलाइन अप्लाई करें और इंटरव्यू देने जाएं बस। ये आपके लिए वैकेंसी है, यूनिवर्सिटी में जाएंगी तो जो है, अगर आपको बुला लिया वाइवे में तो फिर, अगर मुझे वाइवे में बुला लिया तो मैं सवाल ज़्यादा टफ नहीं करूँगा, परेशान नहीं होना, ज़्यादा टफ नहीं करूँगा। बच्चे हैं ना, परेशान नहीं करना। जो बच्चा अच्छा होगा, अच्छा वाइवे में जो है मैंने देखा है, टीचर सिर्फ उसी को फंसाता है जो जो आगे से आंसर सही कर रहा होता है। जो अगर पहले ही जो है सवाल पे हाथ पांव फूल जाए, फिर वो अपना लेवल जो है ना स्लो करता जाता है। तो परेशान नहीं होना। तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी का बता रहा था, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के कैंपसेस में विजिटिंग फैकल्टी की सीटें आई हुई हैं। ये 4 माह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपके पास रिन्यू होता रहता है बार बार। तो आप इस पे अप्लाई करें, इंटरव्यू देने जाना है सिर्फ, और इंटरव्यू के अंदर जो है आप अपनी जो ये जो टेक्निक्स हैं, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको डिटेल से पढ़ के जाना है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ये बता दो SN1 क्या है, SN2 क्या है। सारे जो है यूनिवर्सिटी के अंदर, जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरव्यू देने जाएंगे, वो आपसे जो है टेक्निक्स के बारे में सवाल करेंगे, क्रोमेटोग्राफी के बारे में सवाल करेंगे, सेपरेशन टेक्निक्स जितनी भी आपने पढ़ी हुई हैं, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइक UV, IR, NMR, मैस, इनके हवाले से आपसे कुछ नहीं होगी। बहुत कम है कि सिंथेसिस से हवाले से सवाल करें। तो अभी आपको मैंने टिप दे दी, ध्यान में रखना है आपने। आपने नियोपेंटाइल में SN1 पॉसिबल नहीं कहा, ये SN2 पॉसिबल नहीं बताया। मैंने बताया नियोपेंटाइल ब्रोमाइड में SN2 रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। सवाल का जवाब दे रहा हूं, उसने पूछा नियोपेंटाइल ब्रोमाइड में जो है SN2 रिएक्शन क्विकली होगा या स्लोली होगा। मैं आंसर कर रहा हूं इंतहाई स्लो होगा। क्यों स्लो होगा? क्योंकि 3 बल के ग्रुप आपने लगाए हुए हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। इस न्यूक्लियोफाइल का जो अप्रोच है इस प्राइमरी कार्बन के ऊपर, ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए SN2 रिएक्शन रिलेटिवली स्लो होगा, यहाँ पे याद रखना है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड के केस में। यहाँ पे देखो, नेक्स्ट आपके पास एक पैरामीटर है न्यूक्लियोफिलिसिटी। SN2 रिएक्शन जो है बच्चा वो फैसिलिटेट होता है अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो यूज करें। कौन सा न्यूक्लियोफाइल? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमेशा SN2 रिएक्शन को जो है वो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है हमेशा। अब देखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको कहेंगे? 2 तरह के न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अगर किसी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, फुल फ्लैज नेगेटिव चार्ज हो, आप उसको जो है मोस्टली अंडर द कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेके आएंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के अंदर ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगी। ऐसी स्पीशीज जिसके पास सिर्फ लोन पेयर होंगे, लाइक मेथनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ये जितने भी अल्कोहल हैं जिसके पास सिर्फ लोन पेयर होगा, लाइक अमोनिया हो गया आपके पास, ये सब चीजें जो हैं वो अंडर द कैटेगरी ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल आएंगी। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशीज जिस पे नेगेटिव चार्ज हो। देखो, न्यूक्लियोफाइल के मैं 2 चीजें बताई थी ना, न्यूक्लियोफाइल जो है या तो आपके पास नेगेटिव चार्ज स्पीशी हो सकती है या लोन पेयर हो सकते हैं आपके पास। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे जस्ट लोन पेयर है, ये आपके वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल है आपके पास। स्ट्रॉन्ग SN2 रिएक्शन जो है वो काम बेस्ट करेगा अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। SN1 में जो है वीक न्यूक्लियोफाइल आप यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग यूज नहीं करते। SN2 के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमेशा यूज करता है, लाइक OH नेगेटिव, ये अटैक कर रहा है इस कार्बन के ऊपर, तो लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है और आपके पास आपका प्रोडक्ट जो है बन जाएगा। ये रिएक्शन क्या होगा? आपके पास इंतहाई फास्ट होगा। वीक न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे प्राइमरी अल्काइल हाइड, रिएक्शन स्टिल SN1 होगा, क्योंकि टर्शियरी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है या मिथाइल हैलाइड जो है ये SN1 रिएक्शन नहीं देता, कभी भी नहीं देगा SN1 रिएक्शन। क्यों नहीं देगा? क्योंकि SN1 रिएक्शन के अंदर होगा क्या, लिविंग ग्रुप लीव करेगा पहले स्टेप के अंदर, तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ये मिथाइल कार्बोकेटाइन तो इंतहाई अनस्टेबल है आपके पास, इसकी फॉर्मेशन नहीं होगी आपके पास। ये रिएक्शन SN1 नहीं हो सकता, SN2 ही होगा। जब भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देखो या मिथाइल हैलाइड देखो, रिएक्शन कभी भी SN1 नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, हमेशा SN2 हो, मिथाइल हैलाइड या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में मजीद लिखा हुआ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हर वो स्पीशी में बता चुका हूँ जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये सारे के सारे आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं। वीक न्यूक्लियोफाइल वाटर हो गया, जितने भी अल्कोहल हैं ये वीक न्यूक्लियोफाइल हैं। वाटर एज अ लिविंग ग्रुप एक्ट कर सकता है अल्फा जावेद, कर सकता है वाटर एज अ लिविंग ग्रुप, फिर आप प्रोटोनेशन उसकी करो। अल्कोहल भी आपके पास SN1 रिएक्शन देते हैं। अल्कोहल कैसे देते हैं? थोड़ा सब्र करो ना, अभी पढ़ाऊंगा आपको। जो है अल्कोहल को OH बैड लिविंग ग्रुप है, याद रखना है। इसको गुड लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करो, प्रोटोनेशन करो। अब गुड लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया, अब ये निकल जाएगा।
ओ ओ एच जो है जब भी ये रिलीज होगा किसी भी कंपाउंड से, ओ एच जब भी आपने हटाना है, आप क्या करो, इसकी प्रोटोनेशन कर दो पहले स्टेप के अंदर, एसिड इसमें ऐड कर दो। एसिड ऐड करोगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस स्पीशी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो है स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप बन गया, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप पे ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और वाटर जो है आपके पास रिलीज हो जाएगा, आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा, तो स्टेबल वाटर मॉलिक्यूल जो है रिलीज हो जाएगा। तो अल्फा वाटर जो है लिविंग ग्रुप यूज होता है, 100% होता है। अल्कोहल जो है उसकी प्रोटोनेशन करो, ये आपके पास स्पीशी बनेगी, अनस्टेबल है, फौरन से रिलीज हो जाएगी आपके पास। अच्छा, वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया, ये सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं। ये दो जो हैं वीक न्यूक्लियोफाइल, मीन जितने भी अल्कोहल हैं आपके पास सारे वीक न्यूक्लियोफाइल हैं। ये कंपाउंड हमेशा SN1 रिएक्शन देंगे, ये कंपाउंड हमेशा आपके पास SN2 रिएक्शन देंगे, SN2 रिएक्शन देंगे। अच्छा, मीटिंग जो है ना वो ऑलमोस्ट एंड होने वाली है। वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप बट वीक न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल ऐसे ही वाटर गुड लिविंग ग्रुप है। वाटर गुड लिविंग ग्रुप है, वाटर हमेशा। लेकिन वाटर का बताया ना गुड लिविंग ग्रुप बनेगा कैसे, अल्कोहल में एसिड डालोगे फिर वाटर जो है तो एज अ गुड लिविंग ग्रुप बनेगा। खाली वाटर जो है उसमें तो कोई आपने कुछ चीज ही ऐड नहीं की, खाली वाटर को तो नहीं बोलेंगे ना। वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप जब रिलीज हो जाएगा आपके पास। चलो मीटिंग एंड होने वाली, जल्दी से आओ। इफेक्ट ऑफ सोलवेंट जो है वो देखते हैं, बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। SN1 रिएक्शन जो है वो काम बेस्ट करता है अगर आप पोलर प्रोटिक सोलवेंट जो है वो आप यूज करें, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। SN2 रिएक्शन बच्चा बेस्ट काम करेगा अगर आप पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट जो है वो यूज करेंगे। कौन से? पोलर ए प्रोटिक। यहाँ पे देखें आपके सामने लिस्ट दी गई है। पोलर प्रोटिक सोलवेंट कल बताया, हर वो सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होगा जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट होगा हेट्रोएटम के साथ। हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट है हेट्रोएटम के साथ, हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट है, हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट है, हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट है। तो ये सारे के सारे सॉल्वेंट क्या है? पोलर प्रोटिक है। ए प्रोटिक में क्या होगा? हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा हेट्रोएटम के साथ, लाइक एसीटोन ऑक्सीजन के साथ कोई हेट्रोएटम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई हेट्रोएटम। डाई मिथाइल फॉर्मामाइड DMF जिसको कहते हैं, डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड DMSO, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। एसीटोनाइट्राइल, ये आपके पास जो है हेक्सामिथाइल फास्फोरामाइड HMPA जो है, इसमें भी जो है आपके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन जो है मौजूद नहीं है, मीन्स कोई भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं है डायरेक्टली हेट्रोएटम के साथ हो। तो SN2 रिएक्शन जो है बच्चा वो काम बेस्ट करता है तब जब आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। वजह, वजह क्यों, क्यों ऐसा होता है आपके पास, क्यों आपके पास होता है? यहाँ पे जो है देखें, जनरल एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास जो है, लेट्स सपोज आपका लिविंग ग्रुप है, लेट्स सपोज ये आपके पास आयोडीन लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे जो है आप Cl नेगेटिव से जो है इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, किसकी मौजूदगी में? DMSO की मौजूदगी में। DMSO क्या है? पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है आपके पास। DMSO कर क्या रहा है यहाँ पे? DMSO का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक सेकेंड, सवाल है। इसका मतलब सब सॉल्वेंट जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो पोलर प्रोटिक, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, डीएमएसओ का स्ट्रक्चर बच्चा ये होता है आपके पास, S डबल बॉन्ड O, ये CH3 आपके पास और ये CH3 आपके पास। अब देखो सल्फर के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है आपके पास। ऑक्सीजन के ऊपर, सल्फर के ऊपर थोड़ा सा जो है पॉजिटिव चार्ज है आपके पास। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है आपका Cl नेगेटिव, इसमें कोई चीज स्टेबल कर रही है? Cl नेगेटिव कोई चीज स्टेबल, सोलवेंट स्टेबल कर रहा है? नहीं कर। ये सोलवेंट क्या कर रहा है? पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट क्या कर रहा है? इस न्यूक्लियोफाइल को डिस्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, सेम चार्जेस है। इसको डिस्टेबलाइज करके इसकी एनर्जी जो है उसको क्या कर रहा है? उसको इंक्रीज कर। DMSO is not a protic solvent and the region of partial positive charge is sterically inaccessible। ये वाला जो रीजन है आपके पास, मींस अगर ये आप कह रहे हैं ये न्यूक्लियोफाइल है आपका, न्यूक्लियोफाइल को ये जो सल्फर है, सल्फर के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये स्टेबलाइज करेगा नहीं, ये इसको स्टेबलाइज नहीं करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी ज्यादा है कि एक्सेस ही नहीं कर पाता। सो एनाइन आर नॉट स्टेबलाइज। सो ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये स्टेबल नहीं होगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल स्टेबल नहीं होगा आपके पास, तो ये क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, ये तेजी से जाके
अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन के साथ कार्बन लगी हुई है, उस पर अटैक करेगा, और फौरन से जो है आपके पास आपका प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। देखो SN2 रिएक्शन को अगर आप प्रोटिक सोलवेंट से साथ कराओ, तो आप यहाँ पे देखो एक्टिवेशन एनर्जी जो है आपको बहुत ज्यादा चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन अगर आप SN2 रिएक्शन के अंदर जो है पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट यूज करो, अब यहाँ पे देखो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है आपको बहुत कम अमाउंट में चाहिए। तो पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट आर बेस्ट फॉर SN2 रिएक्शन। अब मजीद समझ नहीं आई, एक स्लाइड और डाली हुई है, यहाँ पे देख लो। SN2 रिएक्शन जो है वो बेस्ट होता है पोलर ए प्रोटिक की मौजूदगी में। क्यों? पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट रेजेस द एनर्जी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज है, आपका पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट है उस पे भी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एज रिजल्ट क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल की एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी न्यूक्लियोफाइल की एनर्जी, विच रिजल्ट इन द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। इसके नतीजे में क्या होगा, ये जो एनर्जी बैरियर है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए जरूरी होती है, जिसको आपने एक्टिव एनर्जी के नाम से पढ़ा, ये आपके पास कम हो जाएगी, जिसके नतीजे में रेट जो है SN2 का वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो SN2 बेस्ट काम करता है जब आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। SN1 के अंदर क्या पड़ा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। पोलर प्रोटिक सोलवेंट क्यों यूज करते हैं SN1 के अंदर, क्योंकि वो स्टेबलाइज करता है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट को, जिसके नतीजे में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और रिएक्शन क्या हो जाता है आपके पास, फास्टर हो जाता है। यहाँ पे देखो एक्टिवेशन एनर्जी जो है आपके पास क्या हो गई है, ये कम हो गई है। यहाँ पे देख लो इसके मुकाबले में यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है आपके पास। तो SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, SN2 पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। अक्सर पोलर प्रोटिक और ए प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में पूछ लेते हैं, तो गलती ना करना। मैंने समझा दिया है, मजीद समझना है और तो बताना है। यहाँ पे समरी है SN1 SN2 की। SN2 बेस्ट काम करेगा मिथाइल हैलाइड, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, टर्शियरी नहीं देगा SN2। SN1 बेस्ट काम करेगा टर्शियल अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। SN2 के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट, यहाँ पे पोलर प्रोटिक सोलवेंट, यहाँ पे रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है अल्काइलाइड न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। SN1 के अंदर सिर्फ अल्काइलाइड पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे इन्वर्जन हो रही है आपके पास, SN2 के अंदर हमेशा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी, आर होगी तो एस में कन्वर्ट हो जाएगी, एस होगी तो आर में कन्वर्ट हो जाएगी। SN1 के अंदर क्या होगी, रेसिमाइजेशन होगी, और आपके पास कायरल सेंटर है आपके कंपाउंड के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, 50% आर के अंदर कन्वर्ट होगा, 50% एस के अंदर कन्वर्ट होगा। ऐसा कंपाउंड जिसमें 50% आर 50% एस हो, उसको रेसिमिक मिक्सचर जो है वो कहा जाता है। तो रेसिमाइजेशन जो है वो आपके पास होगी SN1 के अंदर। नो रीअरेंजमेंट SN2 के अंदर, क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन, रीअरेंजमेंट कहाँ से होगी, एक स्टेप के अंदर तो जो है आपका प्रोडक्ट बन रहा है। SN1 के अंदर रीअरेंजमेंट हो सकती है। लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है बाय डूइंग 1 to हाइड्राइड शिफ्ट या 1 to मिथाइल शिफ्ट, वैगनर, मैरी, वेन रीअरेंजमेंट। गूगल पे सर्च करना, उसको पढ़ना। मजीद समरी दी गई है, प्रोमोटिंग फैक्टर। प्रोमोटिंग फैक्टर लिखे हुए हैं। SN1 जो है वो बेस्ट काम करेगा वीक न्यूक्लियोफाइल, SN2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वहाँ पे वही चीज़ें दोबारा आ गई हैं। सोलवेंट गुड आयोनाइजिंग सोलवेंट, वही चीज़ें जो है रिपीट हो रही हैं। ऑर्डर आ गया यहाँ पे, कंप्लीट इन्वर्जन, रीअरेंजमेंट नहीं है, ये चीज़ें जो है दोबारा रिपीट हो गई हैं आपके पास। मिथाइल हैलाइड के लिए बेस्ट है, ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, ये चीज़ें मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। SN1 SN2 के हवाले से कोई सवाल है तो बताओ, फिर हम वरना E2 की तरफ हम जा रहे हैं। किसी का कोई सवाल, कोई चीज़ डिस्कस करना चाहे जो डिस्कस नहीं हुई, तो डिस्कस कर सकते हैं हम। आरफा, तुम मीटिंग में किसका आंसर पूछा हुआ है? हाँ भाई जल्दी से, कोई सवाल नहीं है? ये सवाल नहीं है तो फिर आगे चलें। सम स्ट्रक्चर हैज लोन पे नेगेटिव चार्ज, हाउ टू चेक द थर्मल। वीडियो नहीं देखी आरफा बच्चे? वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ था मैंने, वीडियो दोबारा देखो। नेगेटिव चार्ज क्या क्या होगा, वो एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा, जरा वीडियो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर वीडियो देखिए समझ आई है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि अगर लोन पेयर भी है वो ना, देखिए कुछ स्ट्रक्चर उनमें लोन पेयर भी लगा हुआ है सेम कार्बन के ऊपर और नेगेटिव चार्ज है, तो समझ नहीं आ रही फिर किसको नेगेटिव तो कंसीडर फॉर्मल करते चार्ज है हैं। ना, नेगेटिव तो फॉर्मल चार्ज आया हुआ है ना उस कार्बन के ऊपर। फॉर्मल चार्ज निकालना आता है? फॉर्मल चार्ज निकालना आता है, नहीं आता? नहीं आता सर। नहीं आता तो फार्मूला देखना जरा जाके गूगल के ऊपर, लेक्चर के बाद ना, ये गूगल पे जाके लिखना, हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। एक फार्मूला आएगा, उसको याद रखना है। लास्ट टाइम PPSC से जो है उसके हवाले से
एक क्वेश्चन आया हुआ था, आई गेस एथेनोइक एसिड था या मेथनोइक एसिड था, उसमें कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालने का उसने कहा हुआ। देख लेना एक दफा, फॉर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला देखना, फिर मेरे पास आना, फिर भी समझ ना आया तो मुझे, मैं फिर समझा दूंगा। एक दफा देखना, एक दफा खुद देखो उसको, फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका। इंट्रोडक्शन टू E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन जो है वो हमने पढ़ना है, E2 पढ़ लेंगे क्योंकि अभी SN2 पढ़ा है, तो E2 पहले पढ़ लेते हैं, फिर E1 के ऊपर आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन इलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है आपके पास। इलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर बता चुका हूँ 12 स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, इलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हमेशा प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमेशा अल्कीन बनेगी, हमेशा अल्कीन की फॉर्मेशन होगी हमेशा। अच्छा, इसके अंदर करते क्या है आप, करते क्या है? अच्छा, इलिमिनेशन के लिए चाहे E1 है चाहे E2 है, आप हमेशा क्या करते हैं? आप हमेशा बीटा हाइड्रोजन देखते हैं, कंपाउंड के अंदर बीटा हाइड्रोजन है या नहीं है। ये देखो, हाइड्रोजन के साथ वाली कार्बन जो है ये अल्फा है, और उसके साथ वाली बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। चलो थोड़ा आसान करके समझा देता हूँ, मेरे ख्याल से समझाया भी हुआ है 3-4 दफा। CH3, CH2, Br, इस कंपाउंड के अंदर जो है ये वाली कार्बन अल्फा है, ये बीटा है, ये गैमा है आपके पास। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है? बीटा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, बीटा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, पहली चीज़ तो ये याद रखें। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो एलिमिनेशन आपने पढ़ी है ना, अक्सर जो है आपसे पूछा जाता है, आप मुझे बताएं, और मुना जो है वो डायरेक्ट जवाब देगी अगर उसने देना है तो। मुझे ये एक चीज़ बता दें कि छोटा सा सवाल है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन की टाइप्स बता दें, कौन कौन सी टाइप्स आपने पढ़ी हुई है? इलिमिनेशन रिएक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं? 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, या ज़्यादा होती है? जल्दी से शाबाश। इलिमिनेशन रिएक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स पढ़ी हैं, 2 टाइप्स पढ़ी हैं अरफा ने, बाकियों ने? अरफा कौन सी 2 टाइप्स पढ़ी हैं आपने एलिमिनेशन की? बुशरा राफी भी कह रही हैं 2 टाइप्स होती हैं एलिमिनेशन की। और कोई ट्राई करना चाहे? और अब बताओ तो सही, कोई टाइप्स नहीं पढ़ी एलिमिनेशन रिएक्शन की निकम्मो? 2 लोगों ने पढ़ी है, तुम लोगों ने कभी जो है फर्स्ट एफएससी नहीं पढ़ी? हाँ, आरफा जावेद कह रही है E1 E2 होती हैं, बाकी बाकियों की क्या राय है इस बारे में? कहाँ गए बाकी लोग? रिदा फातिमा देखो 2 पे आ गई है। बाकी बाकी भी तो राय तो दो ना अपनी, सही गलत मैं कौन सा कुछ कह रहा हूँ। अलीना बच्चे, कौन सी टाइप्स पढ़ी है एलिमिनेशन की? परियाल, अमजद, इरम, रिदा फातिमा, ताहिर, एलिमिनेशन की कौन कौन सी टाइप पढ़ी है? मोना ने कुछ बताया है, मोना को मतलब याद है। E1 E2, अलीना कह रही है E1 E2 पढ़ी है, रजिस्टर देख के बताया है, बड़ा अच्छा काम किया है ना, रजिस्टर से देख के तुमने बता रही हो मोना। अभी तक जो है मेरा बच्चा, इलिमिनेशन रिएक्शन जो है ना आपके पास, उसकी तो काफ़ी सारे टाइप्स होती है इलिमिनेशन की। इलिमिनेशन आपके पास 1-1 इलिमिनेशन भी होती है, इलिमिनेशन आपके पास 1-2 भी होती है, इलिमिनेशन 1-3 भी होती है, इलिमिनेशन आपके पास 1-4 भी होती है, इलिमिनेशन आपके पास 1-5 भी होती है, 1-6 भी होती है, 1-7 भी होती है, अप टू सो ऑन। इलिमिनेशन की तो काफ़ी सारी टाइप्स हैं। 1-1 ये टाइप्स होती हैं एलिमिनेशन की। 1-1 का मतलब क्या है? अगर एक ही कार्बन से जो है आप 2 चीजों को रिमूव कर दें, एक ही कार्बन के से 2 चीजों को अगर आप रिमूव कर दें, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? 1-1 में आएगा। इलिमिनेशन 1-1 भी होती है, अगर एक कार्बन से एक चीज को रिमूव करें, दूसरी कार्बन से दूसरे ग्रुप को रिमूव करें, तो ये 1-2 इलिमिनेशन है। 1-3, कार्बन नंबर 1 से किसी ग्रुप को रिमूव करें, कार्बन नंबर 3 से किसी ग्रुप को रिमूव करें, 1-3 इलिमिनेशन है। सिमिलरली 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 अप टू सो ऑन, इलिमिनेशन की ये टाइप्स होती है। E1 E2 किस इलिमिनेशन की टाइप्स हैं? 1-2 इलिमिनेशन की। आंखें खोल के देखो, इलिमिनेशन जो है, इलिमिनेशन जो है काफी सारी टाइप्स होती हैं इसकी। E1 और E2 किस इलिमिनेशन की टाइप है? 1-2 इलिमिनेशन की टाइप है, 1-2।
एक कार्बन से आप हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, एक कार्बन से एक्स रिमूव कर रहे हैं, दूसरी कार्बन से आप क्या रिमूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन। E1 E2 1 2 एलिमिनेशन की टाइप्स हैं, याद रखना है जहन में। दो ग्रुप्स का, हर ग्रुप का नहीं, इलिमिनेशन के लिए दो ग्रुप्स का होना जरूरी है। 1 2 इलिमिनेशन, 1 1 इलिमिनेशन भी होती है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये बहुत ज्यादा कॉमन इलिमिनेशन है आपके पास। ये बहुत ज्यादा कॉमन एलिमिनेशन है आपके पास। हर जगह से रिमूव नहीं कर सकते ना आप। एक ग्रुप को रिमूव करना थोड़ी एलिमिनेशन कहलाएगा। एलिमिनेशन के नतीजे में जो बॉन्ड बन रहा है आपके पास, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी तो बनना चाहिए ना आपके पास। तो याद रखना है, अगर पूछा जाए वायवे में से सवाल पूछते हैं, राइट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, और आप बड़े कॉन्फिडेंस से बता रहे होते हैं E1 और E2, वो हंस रहा होता है दिल के अंदर जी, अब क्या कहूँ मैं इनको जो है। और आप जब बाहर आके जो है अल्लाह बोल देते हैं जी इंटरव्यू बड़ा अच्छा हुआ, फिर जो है पता नहीं नंबर क्यों कम दिए, सिफारिश चली है जी, रिश्वत चली है, ये चला है और वो चला है, फलाने ढिमकाने सारी चीज़ें जो है उसके साथ लगा देते हैं। ऐसा नहीं है, थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रखनी है, आपने थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रखनी है। जो वहाँ पे बैठे होते हैं ना, वो बाल ऐसे सकत करके नहीं बैठे होते, जो आपका इंटरव्यू लेने आ रहे होते हैं, सारी चीज़ें पता होती हैं उनको। सर नंबरिंग 1 2 3 अकॉर्डिंग टू अल्फा बीटा पोजिशन, जी बच्चा 1 2 3। यहाँ से एक कार्बन से तो E1 और E2 1 2 इलिमिनेशन की टाइप से याद रखना है आपने। अच्छा 1 2 इलिमिनेशन के अंदर होगा क्या, 1 2 इलिमिनेशन के अंदर एक कार्बन से हेलोजन रिमूव होगा, एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। कैसे ये रिमूवल होगा, बेस हमेशा किस पे अटैक करेगी, इलिमिनेशन के लिए मैं बता चुका हूँ बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, बेस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक कर रही है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, किस चीज की फॉर्मेशन होगी, आपके पास अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। ये देखो ना, जब ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, पूरा बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये डबल बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड जो है आपके पास बन रहा है, यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, आपके पास अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर देखो, E2 जो है समझ लो ये भाई है SN2 का। SN2 सिंगल स्टेप के अंदर हो रहा था, ये भी आपके पास सिंगल स्टेप के अंदर ही होगा रिएक्शन। वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे थे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर। बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है, लास्ट लेक्चर में बता। जिनकी स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक नहीं है उनसे भी बाकी टाइप्स पूछ सकते हैं। स्पेशलाइजेशन नहीं आती जहन में उस टाइम, जो बैठा होता है ना बस उसके जहन में जो आ रहा है वो पूछ लेगा, उस टाइम आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब देखो ना, ये तो लक है आपकी, आपकी स्पेशलाइजेशन इनऑर्गेनिक है और वहां पे बंदा, जरूरी तो नहीं है इनऑर्गेनिक का ही आया है, इनऑर्गेनिक का है तो आपके लिए लक है, अच्छा चांस है। ये तो नहीं पता होता कहाँ से, मुल्तान आपके लेट्स सपोज आप मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक है तो मुजफ्फरगढ़, या मुल्तान से ताल्लुक है तो मुल्तान में जो है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सा टीचर आ जाए, उसकी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक वाले को बुला लें, इनऑर्गेनिक वाले को, फिजिकल वाले को, या किसी और को। 2 दिन पहले जो इनको कॉल आती है जिसको भी जो इन्होंने बुलाना होता है, और वो अपना नाम किसी को नहीं बताता, सीक्रेट में रह जाता है वो, खत्म हो जाते हैं, फिर बाद में जो है वो चीज़ें खबरें आती हैं जी वो गया हुआ था वहाँ पे इंटरव्यू लेने। तो बाद में पता लगता है भैया लक होती है, थोड़ी सी लक फैक्टर भी तो होते हैं ना इसके अंदर। अगर आपकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग बंदा आ गया आप उसको काबू कर लेंगे, अगर थोड़ा बाहर वाला आ गया तो उसको भी तो काबू करना ही है ना अपना, जैसे तैसे करके। हाँ पूछते हैं, स्टार्ट में जो है ना, चेयरमैन जो बैठा होता है वो कहते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस कराओ अपने आप को। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये नहीं करनी BS केमिस्ट्री मैंने किया यहाँ से यहाँ तक, तो वहाँ पे लिख भी दो ना थोड़ा सा BS ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने किया इस ईयर के अंदर जो है। तो वहां पे आपने खुद चारा डालना है ना, उसको बताना है कि जी मेरी ये है। अगर आपसे जो है वो सवाल पूछे ऑर्गेनिक आपकी इनऑर्गेनिक, और आपने अगर ये कह दिया ना सर मेरी तो इनऑर्गेनिक है, मुझे इनऑर्गेनिक से सवाल पूछे, मुझे ऑर्गेनिक से ना पूछे, तो मैं भी बता रहा हूँ ये आपका हिसाब किताब होगा वहां पे। सवाल ना आए सॉरी करो, उल्टी सीधी जो है बातें वहां पे नहीं करनी। ये नहीं कहना कि जी मेरी इनऑर्गेनिक है तो मुझे इनऑर्गेनिक से ही पूछे, ऑर्गेनिक से नहीं पूछे। ये तो उसकी मर्जी है ना जो वहां पे बैठा है, आप उसको कुछ नहीं कह सकते इस हवाले से, आप बाउंड है वहां पे। तो ये जो है बचकानापन वहां पे कभी नहीं करना इंटरव्यू के अंदर जी, मेरी तो फिजिकल है, बस फिजिकल से ही सवाल आपने करना है, बाकी किसी स्पेशलाइजेशन से टच नहीं करना आपने। तो वो कहेगा फिर FSC के अंदर आपने क्या पढ़ा है, FSC के अंदर तो सारी चीजें आपने पढ़ी है ना, फिजिकल भी पढ़ी है, इनऑर्गेनिक भी पढ़ी है, फिजिकल भी पढ़ी है, तो फिर आप उस टाइम भी कह देते हैं जी मैं तो पढ़ते ही नहीं हूँ इनको, सोलॉजी का जाएंगे उसके जहन में उस टाइम पे। तो ऐसी चीजें नहीं करनी आपने। BS तो जनरल कंसिडर होता है, BS जनरल कैसे कंसिडर होता है, स्पेशलाइजेशन नहीं करते 7 और 8 सेमेस्टर के अंदर।
बीएस में आपने स्पेशलाइजेशन नहीं की बच्चे? स्पेशलाइजेशन होती है ना 7 और 8 में, ऑर्गेनिक में जाना है, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में, या जनरल में जाना है। हाँ तो बस वो बताना है ना आपने उसको इंट्रो के अंदर। स्टार्ट में पहला सवाल यही होता है, इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। कोई अच्छी चीज़ है तो वो लाजमी बताओ उसको। कोई नुमाया आपने जो है कोई मेडल लिया, चलो वो बाद का मरहला है, पहले टेस्ट तो क्लियर करो ना। टेस्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, मेहनत करो, टेस्ट क्लियर हो जाएगा। टेस्ट क्लियर हो गया, इंटरव्यू मैं खुद क्लियर कराऊंगा इंशाल्लाह। उसमें कोई चार्जेस नहीं होंगे आपके। आपका सब्जेक्ट तो बिल्कुल ही आगे फ्री जाएगा उस हवाले से। इंटरव्यू की तैयारी हम खुद ही कराएंगे आप, कैसे करना है, क्या हिसाब किताब है, उसका अलग तरीकाकार है। टेस्ट अलग है, इंटरव्यू अलग है, बिल्कुल अलग। इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, कुछ बेसिक आपकी इंप्रूव हो। बच्चे यहाँ पे टेस्ट मतलब निकल कर जाते हैं क्लियर, फिर इंटरव्यू में फंसे बैठे होते हैं वहाँ पे। एक सीट के ऊपर 5 लोगों का कंपटीशन है, ये ध्यान में रखना है। एक सीट के ऊपर 5 लोगों को बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, 5 लोगों को जो टेस्ट में क्लियर होते हैं। तो आपने 5 बच्चों के साथ compete करना है उस। आपने इन 5 को हराओगे तो फिर आपकी सीट वो होगी, वरना वो सीट निकल गई। फिर बैठे रहना कि जिस सिफारिश थी, ये था, वो था, चक्कर आ गए थे, ये फलाना डिब्बा, फिर ये बहाने काम नहीं आते। ये तो बस दिल की तसल्ली के लिए ठीक है। चलो। अच्छा, बेस जो है, ई टू इलिमिनेशन पढ़ा रहा था। बेस जो है बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। ई टू के अंदर याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन सी होती है बताऊंगा, सब्र करना है, थोड़ी सी सारी चीजें बताऊंगा। तो यहाँ पे मैकेनिज्म भी दिखाया हुआ है, मैकेनिज्म दिखाया हुआ, बेस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करिए, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, आपके पास अल्कीन जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। मैकेनिज्म भी किया मैंने, E2SN2 की तरह है। रिजियो सेलेक्टिविटी, थोड़ी सी रिजियो सेलेक्टिविटी के बारे में जो है बात कर लेते हैं, रिजियो सेलेक्टिविटी के बारे में। इस कंपाउंड को गौर से देखो। इस कंपाउंड में ये वाली कार्बन अल्फा है, ये कार्बन बीटा है, ये कार्बन भी बीटा है, ये कार्बन भी बीटा है। अच्छा, ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन तो एक जैसी है, मैं इनको B1 का नाम दे रहा हूँ। ये वाली कार्बन जो है ये डिफरेंट है आपके पास। अच्छा, बेस NaOH सोडियम एथोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस है आपके पास। सोडियम एथोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस बच्चा इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करे, इस वाले बीटा हाइड्रोजन B2 वाले हाइड्रोजन पे अटैक करे, यहाँ ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा और ये ब्रोमीन निकल जाएगा, आपके पास ये वाली अल्कीन जो है ये बनेगी, ये वाली अल्कीन बनेगी। अगर ये बेस जो है इस वाले बीटा हाइड्रोजन पे, देखो ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन एक जैसी है, दोनों दोनों एक जैसी। तो इसीलिए जो है मैं एक कार्बन ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये वाली बीटा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे लगाकर, 3 बीटा हाइड्रोजन इस कंपाउंड में भी आपके पास मौजूद है। अगर बेस इस वाले बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करे, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, आपके पास ये जो अल्कीन है इसकी फॉर्मेशन। अब दो मुख्तलिफ अल्कीन आपके पास बन रही है, एक अल्कीन ये बन रही है, एक अल्कीन ये बन रही है। इन अल्कीन में से जो है, इस अल्कीन को बोलते हैं जेटसिव प्रोडक्ट। जेटसिव अल्कीन भी कहते हैं, जेटसिव प्रोडक्ट भी बोलते हैं। आपने जेटसिव के नाम से भी पढ़ा होगा, आपने सेटजिव के नाम से भी पढ़ा होगा। सेटजिव दोनों जगह आते हैं, SAYTZEFF। जेटसिव प्रोडक्ट या सेटजिव प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट है, 71% बन रहा है। ये आपके पास माइनर प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। अच्छा, ये मेजर कैसे है, ये माइनर कैसे है, ये देखो। ये अल्कीन यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। ये कार्ब अच्छा, आपने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूशन कंसीडर नहीं करना। हाइड्रोजन के अलावा जो भी ग्रुप जो है कार्बन के साथ कनेक्ट है, उसको आपने सब्स्टिट्यूशन कंसीडर करना है। जैसे इस कार्बन की मैं बात करूं, इस कार्बन की, यहाँ पे एक कार्बन कनेक्ट है CH3, यहाँ पे भी एक कार्बन कनेक्ट है। तो ये वाली कार्बन क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे, एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है आपके पास। हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूशन आपने कंसीडर नहीं करना। तो ये जो अल्कीन है आपके पास, एक सब्स्टिट्यूशन, दो सब्स्टिट्यूशन, तीन सब्स्टिट्यूशन, ये अल्कीन आपके पास क्या है, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मीन 3 सब्स्टिट्यूशन जो है वो इस अल्कीन के ऊपर लगी हुई है। अच्छा, इधर आ जाओ। डबली बॉन्डेड कार्बन को आपने सेलेक्ट करना है, सिर्फ डबली बॉन्डेड कार्बन को। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। कार्बन के साथ इधर क्या है, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कार्बन के साथ एक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है और एक ग्रुप जो है यहाँ पे लगा हुआ है। इस अल्कीन को देखो, एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे है, एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे, 2 सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन है नहीं, दोनों तरफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूशन कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये अल्कीन क्या है आपके पास, डाई सब्स्टिट्यूटेड है।
डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है आपके पास। जितनी अल्कीन के ऊपर बच्चा सब्स्टिट्यूशन बढ़ती जाती है उतनी अल्कीन स्टेबल होती जाती है। इसका मतलब ये हुआ टेट्रा टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। देन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है आपके पास स्टेबल होगी। फिर आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है वो स्टेबल होगी। और फिर आपके पास क्या होगी, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है वो आपके पास स्टेबल। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन है। जेडसिव प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को बोलेंगे जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होंगी, या आसान अल्फाज में मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज कॉल्ड जेडसिव प्रोडक्ट। ये ऐसी अल्कीन जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होंगी, उस अल्कीन का जो प्रोडक्ट होगा बच्चा उसको जेडसिव प्रोडक्ट बोलेंगे, वो आपके पास मेजर होगा। और वो अल्कीन जिस पे आपके पास क्या होगा, जिसके आपके पास कब सब्स्टिट्यूशन लगी होंगी, उसको आप हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो बोलेंगे, हॉफमैन। याद रहेगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी याद रहेगा। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा स्टेबल है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड से ट्राई ज्यादा स्टेबल है, डाई सब्स्टिट्यूटेड से डाई ज्यादा स्टेबल है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड से। हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूशन कंसिडर नहीं करना, हाइड्रोजन के अलावा जो भी ग्रुप होगा उसको आपने सब्स्टिट्यूशन जो है वो कंसिडर करना। यहाँ तक समझ आई। मिसाल के तौर पे मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ, ये अल्कीन लिख रहा हूँ, मुझे बताओ जल्दी से ये अल्कीन जो है आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड होगी या मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगी या ट्राई सब्स्टिट्यूट, कौन सी सब्स्टिट्यूशन है इस अल्कीन के ऊपर? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। ये अल्कीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड? जल्दी से बताओ। बस मीटिंग जो है ना जल्दी से एंड करते हैं, बच्चे थक गए हैं। मोना ने ठीक बताया, बाकी आरफा जावेद ने भी बिल्कुल ठीक बताया है, बाकी निकम्मा बताओ जल्दी से, परेशान क्यों हो रहे हो? ताहिर, फरियाल, फरियाल ने ठीक बताया, मुन्ना ने ठीक बताया, बाकी है इरम, अलीना, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। नींद आ रही है, थक गए हो? थक गए तो मीटिंग एंड कर देते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड है, शाबाश, डाई सब्स्टिट्यूटेड की ताहिर कह रहे हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड की। देखो तो कैसा पता लगेगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड है उन कार्बन को हाईलाइट करो। ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है। इस कार्बन की 4 बॉन्ड पूरे करने, 1 2 3, चौथा अंडरस्टूड है हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने, 1 2 3, अंडरस्टूड है चौथा हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूशन ऊपर है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूशन नहीं है ना। इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन है, एक और एक कितनी होगी आपके पास? दो। दो सब्स्टिट्यूशन है, ये अल्कीन के आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पे मजीद दिखाया हुआ है, दोनों प्रोडक्ट आपके पास बनेंगे, जेड से हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज, एक इम्पोर्टेंट चीज, चलो, एक इम्पोर्टेंट चीज, लास्ट चीज, बस ये लास्ट है, उसके बाद मीटिंग खत्म करते हैं। हजम नहीं हो रहा आपको, इधर ही जो है हम एंड करते हैं। लास्ट चीज, सेम अल्कीन है आपके पास, लेस स्टेबल बताया आपने जी, हॉफमैन को लेस स्टेबल जब बताया जब बेस आपने स्मॉल यूज की है, सोडियम मेथॉक्साइड यूज की है। अच्छा, गौर से देखो, ये कंपाउंड जो मैं दोबारा ड्रा कर रहा हूँ, ये वाला कंपाउंड, यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, ये समझना है, इस चीज को समझना है आपने, सोडियम मेथॉक्साइड यूज कर रहा हूँ, सेम कंपाउंड है। चीज को समझना है, थोड़ी सी टेक्निकल है, समझ के जाना है इसको। ये बी आर है, क्या हमेशा जेडसिव प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा हमेशा? कोई बता सकता है क्या हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट होगी? किसी को पता? हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट होगी या नहीं? एनीवन? नहीं, कोई नहीं बता रहा। चलो मैं बता देता हूँ, आपने पढ़ा नहीं है ना, कोई मसला नहीं है, पढ़ा नहीं है। ऑर्गेनिक वाले, जिनकी ऑर्गेनिक उनको आना चाहिए असूल है, जिनकी ऑर्गेनिक नहीं है चलो उनका कोई इशू नहीं है। देखो,
प्रोडक्ट कौन सा स्टेबल होगा, जेटसी होगा या हॉफमैन होगा, वो डिपेंड करता है बेस के ऊपर भी। बेस के ऊपर भी, बेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, बेस के ऊपर भी। बेस आप कौन सी यूज कर रहे हो। देखो यहाँ पे ये जो बेस आपने यूज की है ना, ये छोटी सी बेस यूज की है, इसका साइज छोटा है आपके पास, सोडियम मेथॉक्साइड है, छोटा साइज है इसका। यहाँ पे क्या हुआ, आपने अभी ऊपर पढ़ा, यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और ये वाला जो है आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास जो है माइनर प्रोडक्ट जो है ये बनेगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये आपके पास ये मेजर था आपके पास यहाँ पे, और ये आपके पास क्या था, माइनर था आपके पास। इसको आपने जो है जेटसी बोला, इसको आपने हॉफमैन बोला, ऐसे ही था ना ऊपर, क्योंकि बेस स्मॉल यूज कर रहे थे। सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है। बेस की नेचर जो है बच्चा, मैं वो चेंज करने लगा हूँ, बेस की जो नेचर है वो मैं चेंज करने लगा हूँ। अब मैं बेस क्या यूज कर रहा हूँ, बात को समझना है। अब बेस जो है मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो है मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, CH3। ये कार्बन, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, आपके पास ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव। सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बल्कि बेस है आपके पास, देखो साइज देख रहा है इसका, जिसामत इसकी अच्छी खासी तगड़ी है आपके पास, बिग बॉस लगी हुई है ऑलमोस्ट जो है ये। अब देखो ये बेस अगर बल्कि हो ना आपके पास, बेस अगर बल्कि हो, जैसे ये बेस बल्कि है सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, इसके लिए ये वाला प्रोटॉन लेना मुश्किल है। अगेन, इस बेस के लिए ये वाला प्रोटॉन लेना इजी था। क्यों इजी था, साइज छोटा था, इसने फौरन यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ आया, लिविंग ग्रुप भाग गया आपके पास, ये मेजर प्रोटॉन पता, क्योंकि बेस का साइज यहाँ पे छोटा था। जब बेस का साइज ज्यादा हो जाएगा तो इस बेस के लिए इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करना मुश्किल है, क्योंकि ये ग्रुप जो है स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट करेंगे। तो इस बेस के लिए इस वाले बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करना मुश्किल है, इस बेस के लिए आसान है इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करना, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस इसको फेस नहीं करनी पड़ रही। ये इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे जाएगा, Br निकल जाएगा। अब इस केस में मेजर प्रोडक्ट आपके पास ये वाला बनेगा, ये आपके पास मेजर होगा, ये एक ही चीज है आपके पास, दोनों का नाम एक जैसा है। अब इस केस में ऑल दो ये हॉफमैन है, स्टिल ये यहाँ पे मेजर होगा, मेजर होगा। ये वाला जो है दूसरा, ये वाला जो है यहाँ पे क्या होगा आपके पास, माइनर होगा। तो मेजर माइनर जो है नेचर ऑफ बेस के ऊपर भी मेरा बच्चा डिपेंड करता है। बेस हल्की यूज करोगे, छोटी बेस यूज करोगे, हमेशा जेटसिव प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। बेस बल्कि यूज करोगे, हमेशा हॉफमैन प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट। तो अगर कोई पूछे क्या हमेशा जेटसिव प्रोडक्ट ही मेजर होता है, हॉफमैन नहीं हो सकता, नहीं, दोनों हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बेस के ऊपर। बेस छोटी यूज की, जेटसी प्रोडक्ट मेजर हुआ, बेस बल्कि यूज की, हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो आपके पास मेजर। एग्जांपल प्रूफ दे देते हैं आपको, कुछ लोगों को बात हजम नहीं हो रही होगी तो हम प्रूफ दे देते हैं भाई, ये प्रूफ दे देते हैं आपको। स्लाइड शेयर की है मैंने, सेम कंपाउंड है आपके पास, रिएक्शन करवा रहे हैं बेस के साथ, एक प्रोडक्ट ये बन रहा है, एक प्रोडक्ट ये बन रहा है। बेस यहाँ पे देखो एथोक्साइड यूज की है, छोटी बेस है आपके पास, जेड सी प्रोडक्ट बन रहा है कितने परसेंट, 71%, हॉफमैन बन रहा है 29%, मीन ये आपके पास मेजर है। कब ये मेजर है, जब बेस आप छोटी यूज कर रहे हैं। जब बेस आपने बल्कि यूज की, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यूज की, तो यहाँ पे देखो उलट हो गया हिसाब किताब। यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट 72% बन रहा है, जेड प्रोडक्ट 28% बन रहा है। यहाँ पे मजीद बल्कि बेस आपने यूज की है, बल्कनेस और बढ़ा दी है, तो आपके पास यहाँ पे देखो जेट हॉफमैन प्रोडक्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, उसकी यील्ड बढ़ गई है, 92% ये अल्कीन बनेगी, और 8% जो है ये अल्कीन बनेगी। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा इंडिकेट दैट बल्कि
sterically hindered base will favor the formation of Hofmann product. कि बल्कि ऐसी बेस जिसमें बल्कनेस ज्यादा है, जिसका हुजम ज्यादा है, और जो स्टेरिकली हिंडर्ड भी है, वो हमेशा क्या करेगी, हॉफमैन प्रोडक्ट को मेजर करेगी। और अनहिंडर्ड बेस जो कि स्मॉल बेस होती है, जिसमें हिंडर्स कोई नहीं है, वो हमेशा जेडसी प्रोडक्ट को जो है मेजर प्रोडक्ट करेगी। आज की डिस्कशन जो है यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कोई सवाल है आपका, जल्दी से डिस्कस कर लें। सवाल नहीं है तो हम मीटिंग एंड करते हैं। कल टेस्ट होगा आपका। टेस्ट की टाइमिंग जो है, अभी तक तो 7 PM है, शायद मैं इसको एडजस्ट करूँ 8 पे ले जाऊँ या 7 से पहले कर दूंगा। मैं कल जो है आपको दिन में बता दूंगा, लेकिन तैयारी करके आपने लाजमी आनी है। एरोमेटिक कंपाउंड वाला पूरा चैप्टर जो है वो टेस्ट के अंदर शामिल है। अच्छा सा टेस्ट देना है, उसकी तैयारी करके आनी है। वीडियोस मौजूद है, पहले वीडियोस देख लो, फिर लेक्चर देख लो। फिर भी स्टिल कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और आरफा जावेद फार्मल चार्ज का फार्मूला देख के आना है आपने लास्ट में। सर हम ये कह सकते हैं कि जिस में कॉर्नर पे डबल बॉन्ड बनेगा वो हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। अब भी वही सवाल कर रहे हो, कॉर्नर पे डबल बॉन्ड बनेगा हॉफमैन होगा। लेस सब्स्टिट्यूटेड मैंने बताया ना, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो होगा वो हॉफमैन होगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या होगा आपके पास, वो जेड सी होगा। ये याद रख लेना आप, ऐसे याद रख लें, कॉर्नर वाला छोड़ दें हिसाब किताब। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वो आपके पास जेड सी, कम सब्स्टिट्यूटेड वो आपके पास हॉफमैन है। ऐसे याद रखें आप इसको। टेस्ट के हवाले से किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? कोई चीज़ डिस्कस करना चाहें जल्दी से, कोई पॉइंट? कोई कुछ नहीं है? अगर कुछ नहीं है तो फिर मीटिंग में एंड करने लगा हूँ। और कोई सवाल है तो जल्दी से आप डिस्कस करें। फॉर्मल चार्ज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हाइब्रिडाइजेशन वाला है? पता नहीं हाइब्रिडाइजेशन वाला है कि नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। नेट पे निकाल लो, 2 मिनट में आ जाएगा। किस किस मॉड्यूल का ताहिर? पहले 4 लेक्चर जो है वो हमारे हुए थे। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। फिर हमने जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर हमने न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डाई एजोटाइजेशन, ये 4 मॉड्यूल जो है हमने देखे हुए हैं।